बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने कैंसर को डिस्कस करना है। लास्ट लेक्चर में हमने माइटोसिस को डिस्कस किया था। तो माइटोसिस सेल डिवीजन की वो टाइप है जिसमें नंबर ऑफ़ सेल्स इंक्रीज़ होते हैं और हर बनने वाले सेल में क्रोमोसोम की जो तादाद है वो पेरेंट्स की तरह होती है। अगर माइटोसिस ठीक तरह से काम ना करे और ज़रूरत से ज़्यादा सेल बनना शुरू हो जाएं तो फिर बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। उनमें से एक प्रॉब्लम ये कैंसर भी है। बहरहाल कैंसर को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन करते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्यों ज़रूरी है कंट्रोल में रहना। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव बात यह है कि बायो वाही सब्जेक्ट है जिसमें मल्टीप्लिकेशंस और डिविजन्स का मतलब एक ही है कि इंक्रीज़ इन सेल नंबर, कि सेल की तादाद में इजाफा होना, ये मल्टीप्लिकेशन भी कहलाता है और डिवीजन भी कहलाता है। वरना बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना ये एक अपोजिट टर्म्स हैं। लेकिन बायो के अंदर मल्टीप्लिकेशन का भी मतलब वही है और डिवीजन ऑफ सेल का मतलब भी वही है। तो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन ऑफ सेल इज़ सो केयरफुली रेगुलेटेड एंड रिस्पॉन्सिव। तो इस प्रोसेस को इतना ज़्यादा कंट्रोल में रखा है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ बॉडी, और हमेशा बॉडी की ज़रूरत के मुताबिक ये प्रोसेस होगा। दैट इवन सेल डेथ एंड सेल बर्थ आर बैलेंस्ड, कि दोनों चीज़ों को, कि किस वक्त सेल ने बनना है और किस वक्त सेल ने बाज़ केसेस में मरना है, दोनों केसेस में। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस वक्त इंसान का जो बच्चा है वो माँ के पेट में होता है, उसके उंगलियों के दरमियान में मेम्ब्रेन्स होती हैं। अब अगर वो मेम्ब्रेन्स के सेल को डिग्रेड ना किया जाए, ना तोड़ा ना जाए, तो एक जो शख्स है वो नॉर्मल डेवलप नहीं होगा, उसके हाथ नॉर्मली डेवलप नहीं होंगे। तो इसका मतलब है कि बाज़ केसेस में सेल का मरना भी ज़रूरी है। इसी तरह जो टेल बोन है, पैदाइश से पहले उसको डीजनरेट कर दिया जाता है, तो टेल का बनना ये इंसान के अंदर एबनॉर्मलिटी है, तो उसके सेल को लाजमी डिग्रेड या उनकी डेथ होनी चाहिए। तो बहरहाल ज़रूरत पड़ने पर सेल की डेथ भी करवाई जाती है और ज़रूरत पड़ने पर सेल को बनाया भी जाता है और इसको हमेशा बैलेंस में रखा जाता है, तब जाके एक नॉर्मल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, एक नॉर्मल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है। ट्यूमर फॉर्मेशन क्या होती है कि बाज़ दफ़ा ये जो मल्टीप्लिकेशन का कंट्रोल है, जो हर चीज़ को चेक करे कि किस वक्त सेल ने डिवाइड करना है और किस वक्त सेल की डिवीजन को रोकना है, बाज़ दफ़े इसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है और सेल क्या करता है, तेज़ी से डिवाइड करना शुरू करता है, ग्रो करना शुरू करता है अनरेगुलेटेड फैक्टर, बगैर किसी कंट्रोल को कंसिडर किए। अच्छा, विदाउट कंसिडरिंग द नीड ऑफ बॉडी, और इस केस में बॉडी की नीड्स को भी नहीं देखा जाता कि एक सेल की बॉडी को ज़रूरत है या नहीं है, बस वो डिवाइड करना शुरू हो जाते हैं। तो होगा क्या कि जो न्यू सेल्स हैं वो जब तेज़ी से प्रोलिफरेट का मतलब फैलना, कि जब वो बहुत तेज़ी से ग्रो करना शुरू करेंगे या डिवाइड करना शुरू करेंगे, उनकी तादाद में इजाफा होना शुरू होगा इन कंट्रोल्ड फैशन, तो हमारे पास एक गुच्छा बन जाएगा सेल का, अनवांटेड क्लोन्स, इसको हम कहते हैं ट्यूमर्स। यानी आप ये समझ लें कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो रेगुलेटेड होनी चाहिए। अगर उसका रेगुलेट ख़राब हो जाए तो सेल जो डिवाइड करेगा बॉडी की ज़रूरत को कंसिडर करते हुए कि वो बॉडी की ज़रूरत को कंसिडर ही नहीं करेगा, बस वो डिवाइड कर रहा होगा। तो वो जो इतनी तेज़ी से फैल रहा है, इसके फैलने से जो एक छोटा सा अनवांटेड क्लोन बना है, एक छोटा सा गुच्छा बना है सेल का, इसको हम ट्यूमर्स कहते हैं। तो ट्यूमर एक ग्रुप ऑफ सेल को कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास ट्यूमर्स दो तरह के हैं। एक को हम कहते हैं बिनाइन, बिनाइन का मतलब है लोकलाइज, छोटा। तो ये स्मॉल साइज्ड होते हैं और लोकलाइज्ड होते हैं। लोकलाइज्ड का क्या मतलब है कि जो बॉडी के दूसरे हिस्सों में नहीं फैलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक बॉडी का ऑर्गन है, इसमें 3 सेल होने चाहिए थे। अगर ये सेल डिवाइड होके इन 3 सेल्स के ऊपर ही ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स बन रहे हैं तो इसको हम कहते हैं बिनाइन। अगर ये साइडों पे फैल जाएं तो ये बिनाइन नहीं रहेंगे, बल्कि हम क्या कहेंगे, ये मिलिग्नेंट बन गए। तो हमेशा जो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं वो स्मॉल साइज होते हैं, लोकलाइज होते हैं, कि ये दूसरे हिस्सों में नहीं फैलते। अच्छा, इनका इफ़ेक्ट कोई बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होता, ये ज़्यादातर नॉर्मल सेल की तरह ही बिहेव कर रहे होते हैं। हाँ, थोड़े बहुत नुकसानात हो सकते हैं।
इंटरफियर विद नॉर्मल। अब 3 सेल जिन्होंने नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करना था उनके ऊपर 10-15 सेल अगर आ गए तो जो 3 सेल है जो नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो वो भी नॉर्मल फंक्शन सही तरह परफॉर्म नहीं करें। और बाज़ दफ़ा क्या होता है कि जैसे अक्सर ग्लैंड्स की शक्ल में होता है कि ट्यूमर जब किसी ग्लैंड्स पर बनते हैं तो उनकी सिक्रेशन को बढ़ा देते, उनकी हार्मोनल सिक्रेशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जाहिर बात है कोई भी हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा हो बॉडी में तो प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। हमने चैप्टर नंबर 17 में भी डिटेल से डिस्कस किया था। एक एग्जांपल भी वहाँ लिखी हुई थी कि ट्यूमर ऑन एड्रिनल कॉर्टेक्स, के बाद दफ़ा ट्यूमर बनते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर, उसकी वजह से क्या होता है जो फीमेल के अंदर भी एंड्रोजन ज़्यादा मिकदार में बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से फीमेल में मेल वाले करैक्टर आना शुरू हो जाते हैं। तो बहरहाल तो हार्मोनल सिक्रेशन की वजह से भी बॉडी में प्रॉब्लम आ सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है। हाँ, दूसरी टाइप के जो ट्यूमर हैं, एक तो वो उसके सेल बहुत तेज़ी से डिवाइड करते हैं, नंबर 1। दूसरा, इन्वेड सराउंडिंग टिश्यू, इर्द गिर्द के टिश्यू में भी फैलते हैं, यानी यहाँ भी आ जाएंगे, यहाँ भी आ जाएंगे। और दूसरा, बाज़ दफ़ा क्या होता है गेट इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम, बाज़ दफ़ा ब्लड के ज़रिए से सेट अप द एरियाज ऑफ प्रोलिफ्रेशन अवे फ्राम द ओरिजिनल साइड, बॉडी के दूसरे हिस्सों में जाके भी वहाँ ग्रुप ऑफ सेल बना रहे हैं और फिर वो ग्रुप ऑफ सेल से मज़ीद सेल बन रहे होंगे। यानी इन शॉर्ट आप ये समझ लें कि ये वाले सेल, एक तो ये है ना कि अपने एरिया में फैल रहे हैं, दूसरा हो सकता है कि बॉडी के इस हिस्से में ब्लड के ज़रिए से पहुँचे और यहाँ भी फैलना शुरू कर दें, फिर बॉडी के दूसरे हिस्से में पहुँचे, यहाँ फैलना शुरू कर दें, बॉडी के अगले हिस्से में पहुँचे, यहाँ फैलना शुरू कर दें। तो ये जो हमारे पास फैलना है ये मेलिग्नेंट ट्यूमर की करैक्टरिस्टिक, इसको हम कहते हैं मेटास्टेसिस, कि स्प्रेड ऑफ ट्यूमर्स, के ट्यूमर का बॉडी में फैल जाना। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेकेंडरी एरियाज, अब शुरू यहाँ से हुआ, जहाँ से शुरू हो रहे हैं उनको हम कहते हैं ये प्राइमरी एरियाज है, प्राइमरी। और ये सारे जो एरिया हैं ये क्या कहलाएंगे, ये सेकेंडरी एरियाज के। तो मेटास्टेसिस वो प्रोसेस है जिसमें ट्यूमर फैलता भी है और दूसरे जगह जाके वहाँ से भी फैलना शुरू होता है, तो इसको हम कहते हैं ये मेटास्टेसिस, स्प्रेड ऑफ ट्यूमर, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेकेंडरी एरियाज। आगे जो मेलिग्नेंट सेल्स हैं वो नॉर्मल सेल से थोड़ा सा डिफरेंट हमें नज़र आते हैं, यानी वो डिस्टिंग्विश फीचर हम डिस्कस करेंगे जिनकी वजह से एक नॉर्मल सेल्स और मेलिग्नेंट सेल के अंदर डिफ्रेंशिएशन हम कर सकते हैं। अब यहाँ हमने कहा कि ये नॉर्मल सेल की तरह बिहेव करते हैं और ये नॉर्मल सेल से थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आते हैं। सबसे पहले ये लेस डिफ्रेंशिएटेड होते हैं कि ये इतना परफेक्ट फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते, बाज़ दफ़े ये ज़्यादा कर रहे होते हैं, बाज़ दफ़े ये कम कर रहे होते हैं। एग्जिबिट रैपिडली ग्रोइंग सेल्स, और वो सेल जो तेज़ी से ग्रो करते हैं उनकी एक करैक्टरिस्टिक शो करते हैं। जैसे वो कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक है, हाई न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो। इसका क्या मतलब है, सबसे पहले आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो 2 टर्म्स हम एक ऊपर रखते हैं एक नीचे रखते हैं। अगर ऊपर वाली टर्म्स बड़ी हो नीचे वाली टर्म छोटी हो तो आंसर हमेशा ज़्यादा आता है, हाई आता है। तो अगर हम न्यूक्लियस को ऊपर रखें और साइटोप्लाज्म को नीचे रखें तो सेल की रेशियो के एतबार से उस वक्त हमारे पास ये रेशियो हाई होगी जब न्यूक्लियस का कंट्रीब्यूशन सेल में साइटोप्लाज्म की कंट्रीब्यूशन से ज़्यादा होगा। कंट्रीब्यूशन से मतलब परसेंटेज वो ज़्यादा ऑक्युपाई करो। ये होता क्या कि जैसे हमारे पास जब एक सेल है, जब वो 2 हिस्सों में डिवाइड होते हैं तो हर सेल का ज़्यादातर पोर्शन न्यूक्लियस ने ऑक्युपाई कर रखा होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम जब ये ग्रो करता है तो इसका साइटोप्लाज्म ज़्यादा हो रहा होता है। लेकिन जो रैपिडली ग्रोइंग सेल है इससे पहले कि उनका साइटोप्लाज्म प्रॉपरली ग्रो करे तो ये दोबारा डिवाइड हो जाती है, यही वाला सेल दोबारा डिवाइड हो, तो इनमें साइटोप्लाज्म हमेशा थोड़ा रहता है। तो जब साइटोप्लाज्म थोड़ा रहेगा, न्यूक्लियस की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या बन जाएगी, हाई बन जाएगी। इनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियन यानी न्यूक्लियस की चीज़ें ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रही होती हैं, जैसे न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलाई मौजूद होता है और बहुत ज़्यादा माइटोसिस शो करते हैं, यानी बार बार ये डिवाइड कर रहे होते हैं। इंडिकेशन ऑफ मेलिग्नेंसी, हमें कैसे पता चल गया कि एक शख्स को कैंसर हो गया है या मेलिग्नेंसी हो गई है। अगर सपोज हम कहते हैं एक स्टोमिक है
अगर वहाँ किसी और बॉडी के सेल्स मिल जाएं आपको, जैसे कुछ लंग्स के टिश्यू मिल जाएं, या आप कह सकते हो कुछ किडनी के टिश्यू मिल जाएं, या किसी और पार्ट के टिश्यू मिल जाए, तो हम क्या कहेंगे कि ये वाले जो टिश्यू चूँकि इसके अपने नहीं, ये बॉडी के किसी और हिस्से से आए, तो बॉडी में फ़लाँ ऑर्गन के अंदर कैंसर हो गया कि वो ब्लड सेल्स बना के सेल्स बना के वो मुख्तलिफ हिस्सों में भेज रहा है। तो इंडिकेशन ऑफ मेलिग्नेंसी में क्या होगा कि प्रेजेंस ऑफ इन्वेडिंग सेल इन नॉर्मल सेल, अगर कोई नॉर्मल सेल है उसके साथ साथ कोई ऐसे सेल भी पड़े हों जो वहाँ के अपने ना हो, तो हमने कहा है कि ये इन्वेडिंग का मतलब है हमला करना है, कि किसी और ऑर्गन के सेल्स ने या स्ट्रक्चर के सेल ने उन नॉर्मल सेल पर हमला कर दिया है। तो ये सबसे बड़ा आप कह सकते हैं एविडेंस है जो ये साबित करती है कि उस शख्स को कैंसर या मेलिग्नेंसी हो गई है। अच्छा, काजेज ऑफ कैंसर, जाहिर बात है कैंसर एक सेल है जो नॉर्मली डिवाइड करना चाहिए, तो वो नॉर्मली डिवाइड क्यों नहीं कर रहा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आना शुरू होगा। अब वो प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले तो म्यूटेशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और सोमैटिक सेल्स, क्योंकि सोमैटिक सेल बॉडी के सेल को खा, वैसे तो दो तरह के सेल होते हैं, हमने चैप्टर 20 में पढ़ा था, एक जर्म लाइन सेल्स हैं, एक सोमैटिक सेल्स हैं। तो कैंसर आमतौर पे बॉडी के सेल में अगर म्यूटेशन हो जाए, और इन म्यूटेशंस की तादाद कितनी होनी चाहिए? कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 20, यानी अगर 1 या 2 म्यूटेशन से बाद दफ़ा वो कैंसर नहीं हो रहा होता। अच्छा, 20 से ज़्यादा अगर म्यूटेशन हो जाएं तो सपोज वो सेल ही ऑलमोस्ट उसकी डेथ होना शुरू हो जाती है, तो वो तो फिर ज़ाहिर बात एक सेल की डेथ हो जाए वो तो वैसे ही प्रोलिफरेट नहीं करेगा। तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 20 म्यूटेशन तक एक सेल है जो ज़िंदा रह सकता है। इससे अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम आना शुरू होते हैं। तो बहरहाल अपने जहन में रखना है कि सबसे बड़ा काज तो म्यूटेशन का है। फिर दूसरी बात अपनी ये जहन में रखनी है कि कम से कम 3 म्यूटेशन होनी चाहिए एक किसी भी सेल को कैंसरियस सेल में कन्वर्ट करने के लिए, और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होनी चाहिए? 20। अच्छा, उसके बाद जब ये म्यूटेशंस होती हैं तो सेल में 2 बड़ी चेंजेस आती हैं। अच्छा, वो चेंजेस इसी तरह है कि वो सेल एक किस्म का, जैसे कोई भी बच्चा हो, अगर उसके अंदर उसका दिमाग ख़राब हो जाए या उसके दिमाग में कोई ऐसी बात बैठी है जिससे वो बुराई की तरफ चल पड़े, तो जो समझाने वाले हो तो वो जितना मर्ज़ी समझाते रहें वो नहीं मानेगा, वो हमेशा गलत काम करके ही रहेगा। अब ये सेल है, इसको नॉर्मली एक जगह पे ठहरना चाहिए था, लेकिन म्यूटेशन ने इसका दिमाग ख़राब कर दिया। वो अब बॉडी के दूसरे हिस्सों में फैलने की कोशिश करेगा, यानी जिस्म का डॉन बनने की कोशिश करेगा, कि वो दूसरे हिस्सों में वो फैलने की कोशिश करेगा। अच्छा, फिर ऐसे लोग फिर किसी की बात को नहीं मानते, ना अपने करीबी दोस्तों की बात को मानते हैं, ना अपने फ्रेंड्स की बात को मानते हैं, ना बुज़ुर्गों की बात को मानते हैं, इवन जो उस जगह का लॉ है, कानून है, उसको भी वो फॉलो नहीं करते, यानी वो बड़े ढीठ हो जाते, उन्होंने बुराई करनी ही करनी है। तो इसी तरह आप ये समझ लें कि ये जो म्यूटेशंस हैं, ये समझो कि उनके दिमाग के अंदर, उनके दिल के अंदर एक ऐसी बात बैठ गई है जिसकी वजह से वो बुरे बन गए हैं। अब वो किसी की बात को नहीं मानेंगे, उन्होंने ये सोचा हुआ है कि जो काम उनके जहन में बैठा हुआ है वही उन्होंने करना है। तो सबसे पहले क्या कि म्यूटेशन उनको ढीठ बना देती है। वो उन्होंने ये सोच रखे हमने बॉडी के सेल बॉडी के दूसरे हिस्सों में फैलना है, तो वो पहले क्या करेंगे? अपने रिश्तेदारों के साथ अपना ताल्लुक़ तोड़ेंगे, फिर उसके बाद अपने दोस्तों के साथ अपना ताल्लुक़ तोड़ेंगे, और उसके बाद फिर कानून को भी तोड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मेटास्टेटिक सेल ब्रेक देयर कॉन्टैक्ट विद नेबरिंग सेल्स, के अपने साथ साथ के जो सेल पड़े हैं, क्योंकि बॉडी जब प्रोग्राम होती है तो हर सेल दूसरे की फ़िक्र कर रहा होता है। अब हम कहते हैं कि सपोज इसका दिमाग ख़राब हो गया, अब ये इनकी बात को नहीं मानेगा। अच्छा, फिर ये तो घर वाले हैं, बाहर जो दोस्त उसके खैर खा होते हैं, तो बॉडी ने कवरिंग्स बना रखी है मुख्तलिफ़ किस्म की एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की, जो इन सेल्स को बाहर निकलने से रोकती हैं। इसको हम कहते हैं बेसल लेमिना। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की ये लेयर्स हैं जो सेल को मज़ीद दूसरे हिस्सों में फैलने से रोकती हैं। अब कह सकते हैं ये इसके दोस्त हैं, लेकिन वो इसकी बात को भी नहीं मानता और बाहर निकल के बॉडी के दूसरे हिस्सों में पहुंच जाता है। अच्छा, फिर पूरी बॉडी उसके अंदर कुछ चेक्स पॉइंट है, उनके कानून है, वो उसको भी फॉलो नहीं करता। यानी अब 3 काम इसने किए: मेटास्टेटिक सेल ब्रेक देयर कॉन्टैक्ट विद नेबरिंग सेल्स, ओवरकम रिस्ट्रिक्शन,
कि जो उसके दोस्तों ने उसके लिए एक आप कह सकते हैं वो अच्छे खैर खाई का जो जज्बा रखा हुआ है, जिसकी वजह से वो इसको समझा रहे हैं, वो उसकी बात को भी नहीं मानता। ओवरकम द रिस्ट्रिक्शन, जो यानी आप कह सकते हैं जो पाबंदी लगी हुई है कि बुरा काम नहीं करना, ठीक है, बाई बेसल लेमिना के बेसल लेमिना जो कवरिंग है वो उसकी बात को भी नहीं मानता और दूसरे हिस्सों में चला जाता है। और फिर वो तेज़ी से डिवाइड होते हैं विदाउट कंसिडरिंग चेक्स एंड प्रोग्राम ऑफ द बॉडी, कि बॉडी के जो चेक पॉइंट हैं या बॉडी के जो प्रोग्राम्स है या लॉज ऑफ बॉडी है उसको भी फॉलो नहीं कर रहा होता। तो बहरहाल इस वजह से ये अपने लिए तो नुकसानदेह है, लेकिन बॉडी के लिए भी ओवरऑल क्या होता है, नुकसानदेह होता है। तो ये हमारा टॉपिक है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, सब खास तौर पे जो बहुत दफ़ा आया है। राइट डाउन द डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ द मेटास्टेटिक सेल्स, के राइट डाउन द काजेज ऑफ कैंसर, कैंसर के क्या काजेज हैं। इसी तरह बिनाइन ट्यूमर और मिलिग्नेंट ट्यूमर में क्या फ़र्क है, और मिलिग्नेंट मेटास्टेसिस क्या होता है। तो ये सारे वो शॉर्ट क्वेश्चन है जो इस टॉपिक से बन सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।